गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अ रूम 10x8 एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय K.S. तुगल. है इसकी थीम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं. द थीम ऑफ द लेसन इज जनरेशन गैप विच इज़ इमर्जिंग एज ए सीरियस थ्रेट टू आवर सोशल फैब्रिक. इस लेसन की थीम जनरेशन गैप है जो कि हमारे सामाजिक ताने बाने में एक सीरियस थ्रेट के रूप में, एक खतरे के रूप में उभरता जा रहा है. तो व्हाट इज जनरेशन गैप? जनरेशन गैप का मतलब है एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी के बीच में जो वैचारिक जो अंतराल आ जाता है, जो दूरियां आ जाती है, दिस इज कॉल्ड जनरेशन गैप. The story highlights how complacency, possessiveness, lack of proper understanding and mutual love and care can widen this gap. ये स्टोरी ये बताती है कि किस तरह से आत्मसंतोष, किस तरह से आधिकारिकता की भावना और किस तरह से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, लव और केयर की कमी से ये गैप चौड़ा हो सकता है. द राइटर वॉइसेस हिज ग्रेव कंसर्न over the growing tendency of ill-treating one's own parents and grandparents by the modern society. यहाँ पर राइटर एक गहन ध्यान देने के लिए बताता है कि किस तरह से एक जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो लगातार बढ़ रही है कि लोग अपने ही पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो इल ट्रीट करते हैं, आज की जो मॉडर्न सोसाइटी के द्वारा जो इल ट्रीट किया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है, और ये टेंडेंसी लगातार बढ़ रही है, इसकी तरफ वो एक चिंता व्यक्त करते हैं. तो चलिए अब हम पोएम, ये जो स्टोरी है, इसे स्टार्ट करते हैं. ये जो स्टोरी है ये है मलिक्स फैमिली की है और पूरी कहानी मिसेस मलिक के इर्द गिर्द ही घूमती है. तो इस स्टोरी में हम देखते हैं जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो मिसेस मलिक, मिस्टर मलिक और एक आर्किटेक्ट, यानी जो भवन का निर्माण करते हैं, बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, वो आर्किटेक्ट तीनों एक ड्राफ्ट प्लान बनाने में लगे हैं जिसमें आपस में डिस्कस करते हैं उन्हें कोई नया मकान बनाना है. तो वहाँ पर मिसेस मलिक बार बार पॉइंट आउट करती है कि दिस रूम माइट बी 10x8, कि ये कमरा 10x8 का हो सकता है. पहले भी वो 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट कर चुकी है और बार बार इस चीज़ को वो हाईलाइट करती है. तो आर्किटेक्ट को भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर क्या चाहती है. तो बार बार ऐसे बोलती है तो आर्किटेक्ट कहता है कि मैडम दिस इज़ ए स्टोर, ये एक स्टोर रूम है, दिस इज़ नॉट ए रूम. कहती हाँ मुझे पता है ये स्टोर रूम है, लेकिन जैसे कि अगर इसका साइज़ 10x8 हो तो जब तक मैं चाहती हूँ कि पहले अभी इसमें मेरी ग्रैंड मदर है वह रहे, और जैसे कि पता है कि वो बूढ़ी है तो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी, उसके बाद में हम इसे एज ए स्टोर रूम यूज़ कर लेंगे. मिस्टर मलिक भी जो पहले टेलीफोन पर बिज़ी थे वो बाद में शामिल हो जाते हैं और इस बात को एग्री करते हैं कि जो रूम है वह थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि उसे क्लीन रखना, उसकी साफ़ सफाई करना इजी हो जाता है. एक्चुअली में जो मिसेस मलिक, जो मलिक्स हैं, वो एक दिल्ली में अपना खुद का घर लेने जा रहे हैं, खुद का घर बनाने जा रहे हैं. इसीलिए उन्होंने मोस्ट जो फैशनेबल कॉलोनी है वहाँ पर एक प्लॉट परचेज किया है थोड़े समय पहले. अब उनकी पोस्टिंग जैसे कि वापस दिल्ली में हो चुकी है तो उन्होंने सोचा कि अब इस घर को बना लिया जाए. और मन ही मन में मिसेस मलिक ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो दिल्ली में रहेगी. अब क्योंकि वो बार बार हस्बैंड के ट्रांसफ़र के कारण बहुत परेशान हो गई थी, अब उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे तो उसे बार बार स्कूल चेंज करने की भी टेंशन नहीं थी. तो मिसेस मलिक ये चाहती थी कि भले ही मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र कहीं और हो जाए, वो दूसरी जगह चले जाए, लेकिन वह अपने बच्चों के साथ दिल्ली में ही सेटल डाउन हो जाएगी. और साथ देने के लिए, कंपनी के लिए उनकी मदर इन लॉ भी थी. तो इस तरह से डिसाइड हो जाता है कि इनका जो रूम है वह 10x8 का होगा. और जब डिसाइड होने के बाद में जो प्लान है उसे कॉरपोरेशन में सबमिट कर दिया जाता है और बाकी सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो चुकी थी. मिसेस मलिक अब मकान के लिए, मिसेस मलिक ने कीन इंटरेस्ट दिखाया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया. वो मकान बनाने के लिए वहाँ पर पूरे दिन साइट पर
छाता लेकर खड़ी रहती थी, हर डिटेल को सुपरवाइज़ करती थी और कई बार तो उसने मैसन को, मिस्त्री को काम में भी हेल्प की थी। वो कंस्ट्रक्शन पर सबसे पहले पहुंचती थी, सबसे बाद में जाती थी और कोई भी मटेरियल उसने वेस्ट भी नहीं होने दिया। लेबर्स को, मज़दूरों को उसने निरर्थक खाली भी नहीं बैठे रहने दिया। लेकिन मकान कंप्लीट होने ही वाला था और उसने ये भी प्रेशराइज़ किया था कि इस मकान में सारा फर्नीचर न्यू ही आएगा, नया फर्नीचर इसमें होगा। अब वो शिफ्ट करने के प्लान के बीच में ही थे, इतने में उन्हें पता चलता है कि ये जो मकान है ये गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर्ड कर लिया गया है, गवर्नमेंट ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। वैसे पहले तो मिसेस मलिक बहुत नाराज़ हुई, गुस्सा हुई, लेकिन अगले ही मोमेंट जब उन्हें ये पता चला कि गवर्नमेंट ने इसका जो रेंट है, इसका जो किराया है, उसका मूल्यांकन किया है, तो वह शांत हो गई। अब जब वो सुपरवाइज़ कर रही थी, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था और कंस्ट्रक्शन के दौरान जब वो सुपरवाइजिंग का काम करती थी, तो उसने अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ भी बड़े मेल मिलाप के, प्रेम के संबंध स्थापित कर लिए थे और उसने अपने घर की डेकोरेशन के लिए भी काफ़ी कुछ सोच रखा था। लेकिन अब एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, उसे सब कुछ भूलना पड़ा और फिर दोबारा उनकी ट्रांसफ़र कहीं और हो जाती है। मिसेस मलिक थोड़ी कंसोल्ड हो जाती है कि ठीक है, अब ये मकान हमें बार बार दिखाई नहीं देगा, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट इसका एक अच्छा किराया हमें दे रही है। फिर धीरे धीरे ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान होते गए और कई साल बाद में उनकी वापस पोस्टिंग दिल्ली में होती है। इसी बीच में मिसेस मलिक की जो मदर इन लॉ है वह पास्ट अवे हो जाती है, गुजर जाती है और उनकी जो डॉटर है उनकी भी शादी हो चुकी है और ये इस मामले में अपने आप को बहुत लकी महसूस करते हैं कि उनका जो मकान है वह गवर्नमेंट ने रेंट पर लिया है, क्योंकि प्राइवेट टेनेंट्स तो एक तरह के सरदर्द होते हैं। उनकी जो कंप्लेंट्स है, डिमांड्स है, वह कभी भी ख़त्म नहीं होती है और वो अपनी पेमेंट देने में भी इरेगुलर होते हैं, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की जो रेंट है वह एवरी मंथ रेगुलरली बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। अब उनका सिर्फ एक बेटा रहा था जिसकी शादी करने भी बाकी थी। मिस्टर मलिक ये चाहते थे कि बिफोर रिटायरमेंट उसकी भी शादी कर दी जाए और फिर उन्होंने अपने बेटे की शादी की। मिस्टर मलिक सर्विस से रिटायर हुए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उनका जो मकान है वह रिलीज़ नहीं किया था और मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक और उनका सन और डॉटर इन लॉ चारों ही रेंटेड हाउस में ही रहते थे। मिसेस मलिक अभी भी गवर्नमेंट के साथ उस मकान के रिलीजन के लिए फाइटिंग कर रहे थे और इसी दौरान वो भी पास्ट अवे हो जाते हैं, वो भी गुजर जाते हैं और अपने नए मकान में एक दिन भी वो रह नहीं पाते हैं। और उनके चले जाने के बाद में विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर ही वो हाउस डी रिक्विजिशन हो जाता है। जो गवर्नमेंट ने अधिग्रहण किया था वो उसे छोड़ देती है। तो मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी वह तो उस घर में शिफ्ट होने के लिए मिसेस मलिक से भी ज़्यादा उत्सुक थी। जिस मोमेंट उन्हें घर का पोजीशन मिलता है और उसी मोमेंट वो तैयारी करते हैं उस घर में शिफ्ट होने की, घर को पेंट करवाते हैं, पॉलिश करवाते हैं और शिफ्टिंग की तैयारी करते हैं। फर्नीचर भी, ज़रूरत का फर्नीचर भी ऑर्डर कर दिया जाता है और मंडे मॉर्निंग वो डिसाइड करते हैं कि मंडे को, क्योंकि मंडे एक ऑस्पिशियस डे होता है, एक मांगलिक दिन होता है, तो मंडे को वो शिफ्ट करने की सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो उठते हैं देखते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वो काफ़ी इंतज़ार करते हैं लेकिन बारिश रुकने का है नाम नहीं ले रही थी और मिसेस मलिक के बेटे को ऑफिस जाना पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि शाम को ऑफिस से आने के बाद में डिसाइड किया जाएगा और शिफ्ट कर लिया जाएगा। और शाम को भी वही तेज़ बारिश कंटिन्यू चल रही थी, तो अंत में वो सोचते हैं कि ठीक है, इसी डाउनपोर में, इसी बारिश में ही वो शिफ्ट करते हैं। और उन्होंने खुद की एक कार के अलावा एक टैक्सी और मंगवा ली थी और बाकी जो भी सामान बचा उन्होंने सोचा कि हम बाद में उसे ले जाएंगे। और वो कार में बैठते हैं तो वहाँ पर जो मिसेस मलिक है वह अपनी मेमोरीज़ में खो जाती है, अपनी मेमोरीज़ में चली जाती है। वो याद करती है कि उन्होंने इस घर के बनाने में कितने पेन्स, कितनी तकलीफ़ें सहन की हैं, कितनों दिन का उन्होंने खाना छोड़ा है, कितने ही दिन वो तपती झुलसती धूप में, सन में इस काम की प्रोग्रेस के लिए खड़ी रहती है, कितने ही दिन वो बारिश में भीगी। और आर्किटेक्ट ने
उस घर के नक्शे को तैयार किया उस घर के लिए कि वो घर बनने के बाद में कैसा लगेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक स्केच बनाया कि घर बनने के बाद में कैसा दिखाई देगा। उस स्केच में उन्होंने एक लेडी का फिगर भी बनाया जो कि हाउस में उस घर में एक बरामदे के पास में खड़ी है एक पिलर के सहारे। और वो लेडी बहुत ही सुंदर है, सभ्य है, उनके चेहरे पे एक आत्मसंतुष्टि का भाव है और उसने मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई है। तो मिसेस मलिक हमेशा ऐसा सोचती थी कि आर्किटेक्ट ने उसे ही पेंट किया है, लेकिन उसने कभी मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनी थी। लेकिन स्केच में जो फिगर था वो भी उतना ही लंबा था जितने की मिसेस मलिक, और पिलर के सहारे वो जो खड़ी थी स्केच में वह भी बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे कि मिसेस मलिक खड़ी होती थी। मिसेस मलिक ने जब इस फिगर को देखा तो वह कई बार जाती और ड्रेसिंग टेबल में के सामने खड़ी होती थी कई बार, और वो सोचती थी कि कभी न कभी मैं अपनी डॉटर इन लॉ को भी ये स्केच दिखाऊंगी। अब उसकी डॉटर इन लॉ जो कि फ्रंट सीट पे अपने हस्बैंड के पास बैठी है और उसने अपना जो पीछे देखने वाला जो ग्लास होता है पीछे की ओर जो देखने वाला जो दर्पण है उसे थोड़ा मूव किया अपनी तरफ और वह अपने लिप्स को रीपेंट करने लगी, लिपस्टिक लगाने लगी। तो मिसेस मलिक को थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वो सोचते हैं कि अब अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में वो सोचते हैं कि इसे लिप्स को रीपेंट करने की कहाँ ज़रूरत है, हम तो अपने घर में ही शिफ्ट करने जा रहे हैं और वहाँ पर क्या होगा, खाना खाएंगे और जाकर सो जाएंगे। ये आजकल की जो मॉडर्न गर्ल्स है ये कितनी अजीब होती है और ये किस तरह से बात करती है, देखो ये कैसे लगातार बक बक करती जा रही है, बहुत अधिक बोलती है। और वो ये भी सोचती है कि वो अपने ही हस्बैंड से, यानी उनकी जो डॉटर इन लॉ थी वो अपने हस्बैंड से बात करते समय इंग्लिश में बात करे, तो ये बात भी मिसेस मलिक को अच्छी नहीं लगती है। तो बाद में फिर मिसेस मलिक कहते हैं कि मुझे इंग्लिश कभी मैं इंग्लिश नहीं सीख पाई, मैं सिर्फ एक इसी में फेल हो गई थी, बाकी तो मैंने सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया था, मैंने बॉल रूम डांस भी सीख लिया था। और अचानक से मिसेस मलिक के माइंड में ये बात आती है कि कहीं आर्किटेक्ट ने उसकी डॉटर इन लॉ को तो पेंट नहीं किया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जिस समय मकान जो बन रहा था, प्रिपेयर्ड हो रहा था, उस समय तो डॉटर इन लॉ कहीं भी नहीं थी। और लेकिन जिस समय वो शिफ्ट करने जा रहे थे तब डॉटर इन लॉ ने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी, जैसे कि फिगर में थी, स्केच में थी। हाँ, मैरून कलर की साड़ी। मिसेस मलिक को कभी भी मैरून कलर की साड़ी पसंद नहीं थी, वो कलर उनके लिए कुछ तेज़ था। जो उनकी डॉटर इन लॉ जैसे जो लड़कियां होती हैं वो इस कलर को पसंद करती है। तो वो कहती है कि ये मैरून कलर की साड़ी इसने पहन रखी है, लेकिन क्या ये मेरे जितना हार्ड वर्क कर सकती है, मैंने तो इस घर की एक एक ईंट के लिए जो मेहनत की है, क्या वो ऐसा कर सकती है। मैं तो कई बार सन में, बारिश में इस कंस्ट्रक्शन की सुपरवाइजिंग के लिए सुबह से लेकर देर रात तक मैं खड़ी रहती थी, कभी मैंने मिस्त्री की भी मदद की थी और कई बार मैंने पाइप लेकर खुद इन दीवारों को वाटर से स्प्रे भी किया था। और इस तरह से वो घर पहुंच जाते हैं। उनका जो बेटा है वह कार को सीधा पोर्च में लेकर जाता है और डॉटर इन लॉ कार से बाहर आती है और वो जाकर सीधा उसी मार्बल पिलर के पास, बरामदे में मार्बल पिलर के पास जाकर खड़ी हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आर्किटेक्ट ने उसे पिक्चर में फिगर को पेंट किया था। तो ऐसा देखते ही मिसेस मलिक के मन में एक ऐंठन सी दिल में होती है कि कहीं आर्किटेक्ट ने मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया, क्योंकि कितने सपनों से उन्होंने उस मकान को बनाया था, लेकिन वो उस मकान में रह नहीं पाए थे। बरामदे में खड़ी होकर जो उसकी मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी वह अपने जो सुंदर सा जो जूड़ा बना रखा था उसे वो अपनी मैरून कलर की साड़ी से ढकने की कोशिश करती है। वहाँ पर वो टैक्सी से सामान उतरवाते हैं, वहाँ इंस्ट्रक्शन देती है, जो कार पीछे जो टैक्सी आती है उसमें से सामान उतारा जाता है, उसे पैसे दिए जाते हैं और मिसेस मलिक अभी भी कार की बैक सीट में ही बैठी है और वो पुरानी यादों में एक बेहोशी की अनुभूति महसूस करती है। और जो सन है और जो डॉटर इन लॉ है वह घर के अंदर प्रवेश करते हैं, सारी लाइट्स ऑन करते हैं और वह मिसेस मलिक अपनी चौड़ी आंखों से वो सब वहाँ कार की बैक सीट में बैठी हुई वो देखती है, क्योंकि किसी ने भी इतनी एक्साइटमेंट में किसी ने ये ध्यान भी नहीं दिया कि
उसे कार से उतारा नहीं गया है, किसी ने कार का दरवाज़ा नहीं खोला। अचानक से बेटे को अपनी माँ का ख्याल आता है, वह पहुंचता है और वो दरवाजे को खोलता है। तब मिसेस मलिक बोलती हैं कि मैं इवनिंग में जब गाड़ी में सफ़र करती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। और तभी उसकी मदर इन लॉ भी आ जाती है, डॉटर इन लॉ भी आ जाती है। सब हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं और जाकर डॉटर इन लॉ फिर से बरामदे में उस मार्बल पिलर के सहारे खड़ी हो जाती है। और तो फिर अंदर जब जाते हैं, वहाँ खाने की तैयारी होती है तो मिसेस मलिक कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है और मैं सोना चाहती हूँ। तो जो डॉटर इन लॉ वो कहती है कि ठीक है, अगर आप सोना चाहती है तो जाकर अपने रूम में सो जाइए। और वो इशारा करती है उस रूम की तरफ जो 8x10 का था और उनका बेटा उन्हें पकड़कर उस रूम तक लेकर जाता है। और जो मिसेस मलिक है वह उस टाइम इतनी नींद महसूस करती है, नींद में वो चलती है। तो मिसेस मलिक अपना सिर भी हिलाती है, कहती ये मेरे साथ क्या गलत है, मेरे हस्बैंड तो जा चुके हैं, मुझे भी उनके पीछे जाने हैं, तो एक दिन तो ऐसा होना ही था। कहते कि फिर वो याद करती है कि मैंने जब आर्किटेक्ट मकान बना रहे थे, उसका जो ड्राफ्ट प्लान कर रहे थे, तब मिसेस मलिक ने ये कहा था कि दिस रूम ये जो कमरा है ये मदर इन लॉ पहले यूज़ कर लेगी और उनके बाद इसे स्टोर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यही वर्ड्स बार बार मिसेस मलिक के कानों में गूंज रहे थे और तभी उन्हें अपनी डॉटर इन लॉ की कमेंट सुनाई देती है कि ये रूम वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक स्टोर रूम की कमी है और मैं चाहती हूँ कि एक थोड़ा सा बड़ा इनफ स्पेस वाला स्टोर रूम होना चाहिए। मिसेस मलिक ने जैसे ये शब्द सुने, वो ऐसा लगा जैसे कि वो अथाह कुएं में वो डूबती जा रही है। इसमें देखिए, इसमें यही बताया है कि किस तरह से मिसेस मलिक के जो विचार अपनी मदर इन लॉ के बारे में थे, वैसे ही इनकी डॉटर इन लॉ के विचार अपनी मदर इन लॉ के बारे में ही बने थे। यानी पहले उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को स्टोर में शिफ्ट करने की सोची थी उन्हें, और वैसे ही उनकी डॉटर इन लॉ ने भी अपनी मदर इन लॉ को उसी स्टोर में शिफ्ट किया था। तो यहाँ पे यही जनरेशन गैप बताते हैं कि आपस में जो म्यूचुअल लव, केयर और अंडरस्टैंड की कमी के कारण ये सब होता है। आई होप बच्चों आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं। थैंक यू।